एग्जांपल ये है कि आपको इस तरह की एक ट्रायंगल बना के दी हुई है जो कि राइट ट्रायंगल, कोई बात नहीं हटा, ये है एक राइट ट्रायंगल। इसमें जी ये जगह है 3 सेंटीमीटर, ये जगह है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये y है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर x और y, ठीक है। यहाँ पे जी एक पॉइंट है, ये है पॉइंट। अब आपने लिखना क्या है, मेरे साथ ही लिखो, लिखो x and y are sources of sound which are in phase. X and y are sources of sound which are in phase. क्वेश्चन का ए पार्ट लिखें, लिखें find the type of interference, find the type of interference at P given that the wavelength of the sound is 4 centimeter and you're doing it by yourself, खुद करना है जी। वेवलेंथ ऑफ साउंड है 4 सेंटीमीटर, x एक सोर्स है, y दूसरा सोर्स है। आपने बताना है p पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव। चलो बच्चों हो जाए तो मुझे फटाफट बताओ ना। हो गया? यार तुम लोग बहुत टाइम ले रहे हो, इतनी देर में आंसर आ जाना चाहिए। हाँ जी, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव इज द करेक्ट आंसर। अच्छा पहला स्टेप, इसको हम कह देते हैं जी पाथ 1, इसको हम कह देते हैं पाथ 1। अच्छा और नीचे वाले को हम कह देते हैं, इस वाले को क्या कहेंगे इसको बच्चों? पाथ 2। ऊपर वाला हो गया पाथ 1 और नीचे वाला हो गया पाथ 2। अब हम आते हैं पाथ डिफरेंस पे, लेकिन उसके लिए पहले हमें पाथ 2 फाइंड करना पड़ेगा। पाथ 2 कितना होगा? पाथ 2 होगा, इट्स अ राइट ट्रायंगल, इट्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। कोई कंफ्यूजन? तो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब लिखें पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस होता है बड़ा पाथ माइनस छोटा पाथ। तो पाथ डिफरेंस होगा पाथ 2 में से हम पाथ 1 को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पाथ 2 माइनस पाथ 1।
तो बेटा पाथ 2 होगा 5 सेंटीमीटर और पाथ 1 होगा बेटा जी 4 सेंटीमीटर। ऐसे या कुछ और है? एक पाथ बन रहा है 4 सेंटीमीटर। आई थिंक तुम्हारा आंसर फिर गलत है। देखते हैं क्या आ गया ये 1 सेंटीमीटर। यस और नो? क्या आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर। अच्छा अब आपसे पूछा हुआ बताओ टाइप ऑफ इंटरफेरेंस कितनी होगी गिवन दैट द वेवलेंथ इज 4 सेंटीमीटर। आप इसको लैम्डा में कन्वर्ट करोगे। आप लिखोगे 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी लैम्डास? 1 लैम्डा। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स फॉर एग्जांपल x। तो बताओ x कितने लैम्डास आ गया? 4x इज 1 लैम्डा। तो x क्या आ गया? लैम्डा ओवर 4। कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव या पार्शियल? इट्स अ पार्शियल इंटरफेरेंस। इट्स अ पार्शियल इंटरफेरेंस। बेटा जो हमने वैल्यूज लिखी हैं उसके अलावा जो भी वैल्यू होगी पार्शियल, जो हमने वैल्यू लिखी हुई है उसके अलावा जो भी वैल्यू आएगी इट विल बी पार्शियल। तो कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, अदरवाइज पार्शियल। तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी? इट इज पार्शियल इंटरफेरेंस। तो स्टेप जरा एक बार देख लो। आप पाथ 1 फाइंड करते हैं, आप पाथ 2 फाइंड करते हैं, फिर आप करते हैं पाथ 2 माइनस पाथ 1, दैट इज अ पाथ डिफरेंस। आप पाथ डिफरेंस को लैम्डा में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, कौन सी है। क्लियर अब यहां तक? अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर इसके अगले पार्ट पे। इसका लिखें बी पार्ट। इसका कौन सा पार्ट लिखना है भाई? इसका लिखना है बी पार्ट। बी पार्ट लिखें फाइंड 3 of the minimum or least, find 3 of the minimum values of wavelengths, 3 of the minimum values of, एक सेकंड मैक्सिमम लिख लो। 3 of the maximum, 3 of the maximum values of wavelengths at which the interference will be destructive. Wavelengths at which the interference will be destructive. अच्छा मैं मैक्सिमम और मिनिमम पे रोक क्यों गया था? क्योंकि जो फर्स्ट 3 वैल्यूज हैं वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, कैसे डिसाइड होगा? बताओ आप, मेरी बात सुने। पार्ट डिफरेंस फिक्स है या नहीं है? क्विक आंसर, फिक्स है। अब मेरी बात सुननी है आपने। फर्ज करें हम पार्ट डिफरेंस को डी कह देते हैं। 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा फॉर व्हाट? फॉर कंस्ट्रक्टिव। दीज वैल्यूज आर फॉर कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव की वैल्यूज कौन सी होती हैं? 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। अब मिनिमम या मैक्सिमम वो हम चेक करते हैं। जब हम 1 लैम्डा बाई 2 के साथ लैम्डा फाइंड करेंगे तो आंसर मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा? देखो लैम्डा कितना आ जाएगा? 2d। अच्छा जब फाइंड करेंगे यही आंसर 3 लैम्डा बाई 2 के साथ, पार्ट डिफरेंस तो वही है ना, पार्ट डिफरेंस तो वही है, तो लैम्डा कितना आ जाएगा? तो छोटा हो गया या बड़ा हो गया? तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? इसका मतलब है हम स्टार्ट इस वैल्यू से करते हैं लैम्डा की, वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। लैम्डा बाई 2 विल गिव द हाईएस्ट आंसर। इफ द पार्ट डिफरेंस इज फिक्स्ड एंड यू कैलकुलेट द वेवलेंथ, देन द फर्स्ट आंसर इज द लॉन्गेस्ट एंड द लास्ट आंसर इज द आंसर। छोटे होते हैं, आप खुद देख लें। पहला आंसर क्या मिला है? 2d। अगला आंसर क्या मिला है? 2d बाई 3। अगला क्या मिलेगा? अगला आंसर मिलेगा आपको 2d बाई 5। अगला मिलेगा 2d बाई 7। अगला मिलेगा 2d बाई 9। तो आंसर छोटे होते जा रहे। क्लियर? तो मैंने इसलिए फिर वहां पे मैक्सिमम लिख दिया। मैक्सिमम का मतलब है शुरू वाली। अच्छा अब फाइंड 3 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज या इनिशियल वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ्स एट विच द इंटरफेरेंस विल बी डिस्ट्रक्टिव। सबसे पहली बात लिखो, लिखो पार्ट डिफरेंस। बताओ कितना है?
अच्छी बात है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बेटा दो चीजों में से कोई एक चीज चेंज होगी, या तो पाथ डिफरेंस या वेवलेंथ। दो चीजों में से कोई एक चीज चेंज होगी। अगर आपका पाथ डिफरेंस फिक्स है तो फिर वेरिएबल क्या होगा? वेवलेंथ। और अगर आपकी वेवलेंथ फिक्स है तो फिर वेरिएबल क्या होगा? पाथ डिफरेंस। कोई एक चीज चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो चेंज नहीं होगा ना। तो अच्छा, पाथ डिफरेंस हो गया 1 सेंटीमीटर। अब लैम्डा 1 बाई 2, 3 लैम्डा 2 बाई 2, यानी कि वेवलेंथ डिफरेंट है। 5 लैम्डा 3 बाई 3 थर्ड वेवलेंथ। 7 लैम्डा सबस्क्रिप्ट 4 बाई 4। मैंने सब लैम्डास के नंबर डिफरेंट क्यों लिखे हुए? बिकॉज दे आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ्स। इन सारी वेवलेंथ्स पे हमें कौन सी इंटरफेरेंस मिलेगी? डिस्ट्रक्टिव। वजह, सोर्सेस इन फेज हैं या आउट ऑफ फेज हैं? बताएं। सोर्सेस आर इन फेज। इन फेज सोर्सेस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब देते हैं? बताओ। In phase sources give destructive interference when the path difference is lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2 है बेटा नीचे, 7 lambda by 2। और इन lambdas का आपस में कंपैरिजन क्या होगा? lambda 1 is the longest or the shortest? lambda 1 is the longest, then you have lambda 2, then you have lambda 3, then you have lambda 4। बेटा lambda छोटा होता जाएगा, lambda छोटा होता जाएगा। समझ आ गई बात? यानी कि सबसे पहली वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी और जैसे जैसे आगे जाएंगे वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। तो सबसे पहली बार डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस वेवलेंथ पे मिलेगी? लिखें, lambda by 2 should be equal to पाथ का डिफरेंस। lambda by 2 should be equal to पाथ का डिफरेंस। तो lambda 1 by 2 इज इक्वल टू पाथ का डिफरेंस है जी 1 सेंटीमीटर। तो लैम्डा 1 किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी 2 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब आते हैं जी लैम्डा 2 कितना होगा? सेकेंड वेवलेंथ। क्या कंडीशन है? 3 लैम्डा बाई 2, इसको लैम्डा 2 कह रहे हैं। अच्छा, इन सबको मैं लैम्डा क्यों नहीं कह रहा? बिकॉज दे आर नॉट सेम। सबको मैं लैम्डा क्यों नहीं कह रहा? बिकॉज दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो फिर मुझे सबस्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 सेम होते फिर मैं लैम्डा लिखता हूं। तो अब 3 लैम्डा 2 बाई 2 शुड बी इक्वल टू कितना है पाथ डिफरेंस? सॉल्व करो इसको। लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 बाई 3 सेंटीमीटर, दैट वुड बी 0.67 सेंटीमीटर। लैम्डा 3 आप खुद फाइंड करो, मुझे बताओ कितना आ गया? लैम्डा 3 कितना आ गया? 0.4 ना। तो बेटा लैम्डा 3 के लिए हो जाएगा 5 लैम्डा 3 बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू द पाथ डिफरेंस, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2 over 5। बेटा 2 over 5 होता है 0.4, so 0.4 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज क्या बन गई? फॉर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा विच आर 2 सेंटीमीटर, which are 0.67 centimeter, which are 0.4 centimeter, these are the three of the longest wavelengths। These are three of the सबसे longest wavelength जिस पे कौन सी इंटरफेरेंस मिलेगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डन? इस तरह का एक सवाल जो आप करेंगे उसके बाद अगले टॉपिक पे चलेंगे। इस तरह का एक सवाल जो आप करेंगे उसके बाद हम चले जाएंगे अगले टॉपिक पे। क्वेश्चन लिखें, लिखें जी, यहां पे एक सोर्स है, इसको आप कह दें सोर्स 1। यहां पे एक सोर्स है, इसको आप कह दें सोर्स 2। सोर्स 1 से जो वेव का डिस्टेंस है वो है d, और सोर्स 2 से जो डिस्टेंस है वेव का वो है 20 सेंटीमीटर। सोर्स 1 से डिस्टेंस कितना है d, सोर्स 2 से कितना डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और यहां पे एक पॉइंट है x। और अगर मैं ना भी बताऊं तो यू कैन सी दैट कि 20 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन d। मैं ना भी बताऊं तो इट्स ऑब्वियस, मैं ना भी बताऊं तो नजर आ रहा है। अगर ये टू द स्केल बना हुआ है या जो विजुअल इंप्रेशन है वो ठीक है तो d जो है वो 20 से छोटा है।
ऐसे ही है ना। अच्छा, अब जो सवाल है वो ये है कि द सोर्सेज ऑफ साउंड, ए पार्ट लिखें, द सोर्सेज ऑफ साउंड have a wavelength have a wavelength have a wavelength of, आप कर लें, have a wavelength of 3 centimeter. The sources have a wavelength of 3 centimeter, and they are 180 degrees out of phase. यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं. Find all possible values of d. Find all possible values of d which will result in a constructive interference at x. ये आपने खुद कर, which will result in a constructive interference at x. पहले बताएं, सवाल समझ आ गया? बच्चों फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर फाइंड करता है. हो गया? पावर डिफरेंस क्या लिखेंगे? d माइनस 20 या 20 माइनस b? 20 माइनस b. और अगर मैं d माइनस 20 लिखूं, will it work? Yes it will. लेकिन नेगेटिव लिखना पड़ेगा, फिर नेगेटिव लिखना पड़ेगा. और d जो है वो 0 से कम नहीं हो सकता. d कैन बी अप टू 0. d कैन बी अप टू 0. बेटा डिस्टेंस कभी नेगेटिव तो नहीं होता ना. d जो डिस्टेंस है वो कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, 1 to 4, यानी कि 0 से लेके 20 से बड़ा भी नहीं हो सकता. So all the values of d are possible from 0 to 20. In other words, कंडीशन इस सवाल की क्या बनी कि 0 से लेके 20 तो नहीं हो सकता, since it is given कि d is less than 20. बताओ. नहीं, 20 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना. मेरी बात सुनो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? 20 is bigger than d. अच्छा पहले ये बताओ कि रुक जाओ. For constructive interference, what do you think? What should be the part difference? Very good. वजह इसको यूं लिख ले कि sources, उसके बाद interference, उसके बाद part difference. तीनों चीजें रिलेटेड है ना. तो sources क्या दिए हमें? Sources are
180 degrees out of phase. Sources are 180 degrees out of phase. इंटरफेरेंस कौन सी चाहिए भाई हमें? इंटरफेरेंस हमें चाहिए कंस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंस हमें चाहिए कंस्ट्रक्टिव। उसके लिए पाथ डिफरेंस शुड बी λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 और सम अदर वैल्यूज। कोई कंफ्यूजन? समझ आ गई बात? तो स्टार्ट करते हैं। पाथ डिफरेंस होता है 20 माइनस डी। सबसे पहले हम करते हैं 20 माइनस डी शुड बी इक्वल टू λ/2। लैम्डा दिया हुआ या नहीं दिया हुआ? लैम्डा इज 3 सेंटीमीटर, लैम्डा इज 3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करते हैं। 20 माइनस डी इज इक्वल टू 3/2, तो 20 माइनस 3/2 इज इक्वल टू डी। तो डी आ गया बेटा जी 18.5 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? नहीं बेटा, पॉजिटिव आ। आप सॉल्व करके देखें, आपको पूरी वर्किंग मतलब नेगेटिव कहां से आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आ रहा है जी डी इज इक्वल टू 18.5 सेंटीमीटर इज द फर्स्ट आंसर। ठीक, अगर आंसर 3 कैसे है? इट इज गिवन ना। आप क्वेश्चन पढ़े जरा, स्टेटमेंट पढ़ो शुरू से। द सोर्सेज ऑफ साउंड हैव अ वेवलेंथ ऑफ, इट इज गिवन ना 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी? हाँ, या अल्लाह, रुक जाओ, मैं करता हूं। 20 माइनस डी इज इक्वल टू 3/2, माइनस डी इज इक्वल टू 1.5 माइनस 20। ठीक है, तो माइनस डी इज इक्वल टू माइनस 18.5। सही है बेटा? माइनस अगर दोनों साइड पे तो कट नहीं जाता। तो फिर कोई कंफ्यूजन? अब जी बेटा, बिल्कुल हो सकता है। तो आपको क्या कहा हुआ है कि 1 वैल्यू या ऑल द पॉसिबल वैल्यूज? आपको क्या कहा हुआ है कि 1 वैल्यू या ऑल द पॉसिबल वैल्यूज? सो दिस इज नॉट द ओनली आंसर। व्हाट विल बी द नेक्स्ट आंसर? 20 माइनस डी कैन ऑल्सो बी 3 λ/2। अब मेरी एक बात याद रखना, अगर तो डी छोटा होता है तो फिर इसके फिनाइट आंसर होंगे। अगर डी बड़ा हो रहा है फिर तो जाने दो, ठीक है ना? तो डी छोटा हो, अगर छोटा ना हुआ तो काम खराब है। तो 20 माइनस डी इज इक्वल टू 3 इंटू 3। क्यों 3? बिकॉज वेवलेंथ इज 3/2। 20 माइनस डी इज 4.5। 20 माइनस डी इज 4.5। 20 माइनस 4.5 इज इक्वल टू डी। अला बेटा आप अपने मेथड से सॉल्व करें, ठीक है? डी इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊं, हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान तरीका है। क्या? अगर आप ये देखें कि कितने का डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस मेंटेन होगा। अगर आप देखें कितने का डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस क्या होगा? मेंटेन होगा। मैं क्या कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताएं λ/2 से 3 λ/2 कितने का डिफरेंस है? ठीक है, λ/2 से 3 λ/2 इट्स डिफरेंस ऑफ लैम्डा, यानी कि हर बार लैम्डा का चेंज जाएगा। पहले हम देखते हैं क्या ये यहां पे अप्लाई हो रहा है। 18.5 से कितना हो गया? 15.5। फिर आगे क्या होगा? 12.5, 9.5, ना भी करें तो पता है 9.5, फिर 6.5, फिर 3.5, फिर 0.5। तो डी की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? 3 3 सब्ट्रैक्ट करते जाओ। अभी क्या हुआ? 3 सब्ट्रैक्ट हुआ है ना। आप सॉल्व भी करेंगे तो वही आना, ठीक है? तो जब आपने 2 की वर्किंग दिखा दी तो आगे हम वही कुछ करते जा रहे हैं। तो लिखें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी कैन बी, क्या क्या हो सकती हैं भाई? 18.5, उसके बाद हो सकता है अभी हमने निकाला है 15.5, फिर 3 और सब्ट्रैक्ट किया, 12.5, फिर 3 और सब्ट्रैक्ट किया, 9.5, फिर 3 और सब्ट्रैक्ट किया, 6.5, फिर 3 और सब्ट्रैक्ट किया, 3.5, फिर 3 और सब्ट्रैक्ट किया, 0.5। All these values are possible. All of them will give a constructive interference. Done? Question का B part.
क्वेश्चन का बी पार्ट फटाफट लिखो। क्वेश्चन का बी पार्ट आप लिखें d इज इक्वल टू, d को अब फिक्स कर दिया, d इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, d इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। राइट एट लीस्ट, या यूं करो बल्कि राइट 2 values of lambda that can give destructive interference, अब ये बी पार्ट ए पार्ट से रिलेटेड नहीं है। that can give destructive interference if the sources are 180 degrees out of phase। I believe आप लोग कर लेंगे, समझ आ गई। अब उसने d को फिक्स कर दिया, वेरिएबल क्या है, अब उसने वेवलेंथ को वेरिएबल कर दिया, और आपने कोई सी दो वैल्यूज बतानी है जो अप्लाई, आपने कोई सी दो वैल्यूज। अब जो आप बात कर रहे थे यहाँ पे यू कैन हैव मल्टीपल आंसर्स, कोई भी चलेगा, लेकिन दो वैल्यूज, कोई भी दो वैल्यूज जो वर्केबल। तो 180 का फेज शिफ्ट और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंडीशन क्या बनेगी बताएं जी। पाथ डिफरेंस की कंडीशन क्या बनेगी, क्या कहा हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द सोर्सेज आर 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज। तो पाथ डिफरेंस की कंडीशन बताओ क्या क्या हो सकती है। जीरो, बेटा आप फोकस करें, 180 का फेज शिफ्ट और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपने पूरी कहानी समझनी है तो फिर सोर्सेज, पाथ डिफरेंस और इंटरफेरेंस, ये तीन चीजें होती हैं, सोर्सेज, पाथ डिफरेंस और इंटरफेरेंस। फर्ज करें अगर मैं कहूं कि मुझे इंटरफेरेंस चाहिए, लेट्स सपोज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सी चाहिए, यहां पे बल्कि डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव की बात कर लें, मुझे इंटरफेरेंस चाहिए डिस्ट्रक्टिव। अगर सोर्सेज हैं इन फेज तो क्या होगा, और अगर सोर्सेज हैं 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज तो क्या होगा। बेटा यही दो पॉसिबिलिटीज है ना, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए और सोर्सेज इन फेज हैं तो बताएं पाथ डिफरेंस क्या होगा, आप खुद लिखें। और अगर सोर्सेज 180 के फेज शिफ्ट हैं फिर पाथ डिफरेंस क्या होगा। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विद इन फेज सोर्सेज द पाथ डिफरेंस शुड बी λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 and so on। कोई कंफ्यूजन। For destructive interference with sources which are 180 degrees out of phase, the path difference should be 0. It can be 1 lambda, it can be 2 lambda, it can be 3 lambda, it can be any integral multiple of lambda। कोई confusion अब यहाँ तक? अच्छा, अब path difference can be, बताओ जरा, destructive interference और 180 का phase shift, 0 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, और कौन सा चलेगा, 1 लैम्डा चलेगा, 2 लैम्डा चलेगा, और 3 लैम्डा चलेगा, और 4 लैम्डा चलेगा, और इस तरह की सारी वैल्यूज चलेगी। इनमें से कोई सी आपने दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चले हम सबसे पहले करते हैं जी, इसको लैम्डा 1 कह देते हैं, इसको लैम्डा 2, क्यों, दे आर डिफरेंट और सेम, दे आर डिफरेंट। अब d की वैल्यू है 12, तो पाथ डिफरेंस न्यूमेरिकली कितना हो गया, पाथ डिफरेंस न्यूमेरिकली हो गया 20 इज वन पाथ और 12 इज द अदर पाथ। तो 20 - 12 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब शुरू करते हैं, लैम्डा 1 कितना आ जाएगा, लैम्डा 1 आ जाएगा, देखें 1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो लैम्डा 1 कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन। लैम्डा 2 बताओ, पाथ डिफरेंस, one path is 20, the other path is 12। सवाल पढ़ें, given that d is 12, तो फिर फिक्स हो जाएगा ना। अच्छा बेटा देखें, लैम्डा 2 फाइंड करते हैं। लैम्डा 2 क्या बनेगा, लैम्डा 2 बनेगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, ना करो यार ऐसे, 2 टाइम्स लैम्डा 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बेटा 16 कहां से आ गया, 4 आ जाएगा बेटा, 2 लैम्डा इज 8 तो लैम्डा 4 हो जाएगा। कंफ्यूजन इसमें कोई? आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, लिखें रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट ऑफ पार्शियल इंटरफेरेंस। क्या हेडिंग देनी है, representing the resultant of partial interference. Interference can be constructive, interference can be destructive, और interference can be partial. अब 3 बातें, बैटरी खत्म होने लगी है। Interference can be constructive, interference can be destructive, और interference can be partial. इसको हम यूं लेके चलते हैं कि अगर वेव्स हों इन फेज तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी, लिखते जाओ। लिखो इफ वेव्स आर इन फेज, दसो जी कौन सी इंटरफेरेंस, इफ वेव्स, खुद लिखते जाओ, इफ वेव्स आर 180 डिग्रीज आउट ऑफ फेज, interference will be destructive, interference will be constructive. बेटा जी कोई कंफ्यूजन यहां तक? पार्शियल कब होगी, लिखें इफ द वेव्स आर नाइदर इन फेज नॉर एंटी फेज, अगर दोनों ना हो, इफ वेव्स are neither in phase nor 180 degrees out of phase, तो उस केस में इंटरफेरेंस कौन सी होगी, इट विल बी द पार्शियल इंटरफेरेंस। बेटा इसका पेपर में क्या सवाल आएगा, उस तरह के कुछ सैंपल क्वेश्चन में करवा देता हूं। आपको पार्शियल इंटरफेरेंस का रिजल्टेंट बनवाना पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन किस तरह का होगा, एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल लिखो, लिखें जी एग्जांपल। एक वेव एग्जामिनर आपको खुद बना के देगा, फिर वो आपको थोड़ा सा तंग करेगा। कैसे? वेव बनाओ, फिर मैं बताता हूं कैसे तंग करेगा। ये एक वेव बना दो, सो दिस इज अ वेव, बना दी, बना दो। लिखें इसको आप लेबल कर दें वेव, इसको वेव पी कह दें। लिखें एन अदर वेव क्यू हैज सेम wavelength and another wave q has same wavelength and amplitude. q का wavelength और amplitude क्या है, exactly same, but it leads wave p by 90 degrees. क्या बात समझी हमने? एक और वेव है Q, वो P को लीड करती है बाय 90 डिग्री, उसका एम्पलीट्यूड भी इतना है, वेवलेंथ भी इतना है। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो, इसको कह दो फिगर 1। क्वेश्चन का ए पार्ट, ड्रॉ वेव Q ऑन फिगर 1। सवाल समझ आ गया? आपको फिगर 1 पे कौन सी वेव ड्रॉ करनी है, वेव Q शुड बी ड्रॉन ऑन फिगर 1। अब मेथड क्या होगा, 90 डिग्री का मतलब वेव का कौन सा पार्ट है, यूं करो 90 डिग्रीज
divided by 360 degrees. Is it 1/4 or it is what? It is 1/4. कोई कंफ्यूजन? जो आंसर आ जाएगा, जैसे वो कहेंगे 60 तो हम करेंगे 60/360, वो कहेंगे 45/360, वो कहेंगे 20/360, वो 90 कहेंगे 90/360, 180 कहेंगे 180/360, जो भी कहेंगे ओवर 360। आंसर क्या आ गया? 1/4। वेव के 4 पार्ट्स बनाओ। कितने पार्ट्स बनाएंगे जी? वेव के 4 पार्ट्स। दिस इज वन वेव एंड दिस इज द सेकेंड। ठीक है, अब मैंने हर एक वेव को जब हाफ कर दिया तो इट्स λ/2। λ/4 कैसे बनेगा? मैंने हर एक वेव को क्वार्टर कर दिया। डिस्टेंस के एक्सेस पे जो लीडिंग होता है वो असल में भी लीड करता है, टाइम के एक्सेस पे जो लीडिंग होता है वो असल में पीछे होता है। याद रहेगा, टाइम के एक्सेस पे जो पीछे होता है वो लीडिंग होता है, डिस्टेंस के एक्सेस पे जो आगे होता है वो लीडिंग होता है। अगर आप मुझसे पूछें क्यों, तो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ जिसे आप भूलेंगे कभी नहीं। फर्ज करें मैंने इधर लिख दिया टाइम, ठीक है, और मैंने इधर लिख दिया डिस्टेंस। डिस्टेंस की अगर बात करें तो ये ए है और ये बी है, लीडिंग कौन होगा? बी है, ये आपकी कॉमन सेंस है। टाइम के एक्सेस पे ये है जी टाइम 9 बजे, ये है टाइम 10 बजे, ये है टाइम 11 बजे। जिसने कोई काम किया, फर्ज करें खाना खाया 9 बजे, एक्स ने खाना खाया 9 बजे, वाई ने खाना खाया 10 बजे, जी ने खाना खाया 11 बजे। इन सब में से लीड कौन कर रहा है? एक्स। तो टाइम के एक्सिस पे जो पीछे होगा वो लीड है। अंडरस्टूड बेटा? टाइम में जो अर्ली होता है वो लीड करता है और डिस्टेंस में जो आगे होता है वो लीड करता है। याद रहेगा? तो जब आपको कहेंगे टाइम के एक्सिस पे लीडिंग बनाओ तो आप पीछे बनाते हैं, डिस्टेंस के एक्सिस पे लीडिंग बनाओ तो आप आगे बनाते हैं। क्लियर? तो आपने अभी किस एक्सिस पे बनाना है, डिस्टेंस पे या टाइम पे? बेटा जो वेव होती है ना वो डिस्टेंस के एक्सिस पे होती है, जो ऑसिलेशन होती है वो टाइम के एक्सिस पे होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, वेव होती है डिस्टेंस के एक्सिस पे और ऑसिलेशन होती है टाइम के एक्सिस पे। फॉर अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, फॉर वन वाइब्रेटिंग पार्टिकल द ग्राफ विल बी विद टाइम, फॉर अ वेव द ग्राफ विल बी विद डिस्टेंस। तो वेव का ग्राफ किस पे होगा? डिस्टेंस पे। और ऑसिलेशन का ग्राफ किस पे होगा? टाइम पे। कोई कंफ्यूजन? ऑसिलेशन का ग्राफ टाइम पे, वेव का ग्राफ डिस्टेंस पे। डिस्टेंस में जो आगे होगा वो लीडिंग होगा, टाइम में जो अर्ली होगा या पीछे होगा वो लीडिंग होगा। अब हमने किस पे बनाना है? डिस्टेंस के एक्सिस पे। तो अब कौन सी वेव बनाएंगे? वेव क्यू। हर पॉइंट को 90 डिग्रीज या फिर λ/4, 0 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, वन वेव इज 360 एंड सो ऑन। हर पॉइंट को 90 आगे शिफ्ट करना है, यानी कि क्वार्टर वेव आगे शिफ्ट करना है। ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ऊपर वाला ये पॉइंट इधर आ जाएगा। अच्छा, वेव अब यहां से शुरू होगी, पूरी वेव λ/4 आगे क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी, बट विद सेम एम्पलीट्यूड, बट विद, सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको एम्पलीट्यूड उतना ही बनाना है। कोई कंफ्यूजन है या आ गई समझ? तो जो रेड वाली वेव है वो पर्पल वाली वेव को लीड कर रही है बाय 90, लेकिन ये होते हैं रेफरेंस पॉइंट। वेव जहां पे आगे जाती है तो पीछे से वेव बनती जाती है, जब वेव ट्रेवल करती है तो पीछे खाली जगह नहीं होती, उस पर भी वेव बनती जाती है। तो जो रेड वाली वेव है उसको हम क्या लेबल करेंगे? दिस इज वेव क्यू। और हम रेफरेंस पॉइंट्स के साथ देखते हैं कि लीडिंग कौन है, लैगिंग कौन सा है, एक जैसे पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका पॉइंट लेता हूं पी, इसका पॉइंट में इसको एक्स कह देता हूं, दूसरी वेव पे एक्स कहां पे होगा? ये हो गया एक्स। सिमिलर पॉइंट्स, क्या देखते हैं? सिमिलर पॉइंट्स, एक जैसे पॉइंट्स। ये हमने वेव क्यू बना दी। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब इनका जो इंटरफेरेंस है, क्वेश्चन का बी पार्ट लिखो व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन पी एंड क्यू, ड्रॉ द रिजल्टेंट। बी के 2 पार्ट्स हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस, इट्स नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉर डिस्ट्रक्टिव, इट इज कौन सी वाली है? हाँ जी, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंटरफेरेंस between P and Q,
between P and Q, draw their resultant. बेटा रिजल्टेंट हम कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन टाइप ऑफ इंटरफेरेंस आप अभी बता दें कौन सी टाइप है। इट इज पार्शियल इंटरफेरेंस, और रिजल्टेंट हम कल बनाएंगे। आंसर है जी पार्शियल इंटरफेरेंस। क्वेश्चन की टाइप समझ आ गई कि पेपर में आएगा तो किस तरह का आएगा। एक वेव गिवन होगी, दूसरी वेव या तो लीडिंग होगी या लैगिंग होगी, और डिग्रीज बताएंगे। डिग्री से हम लैम्डा फाइंड करेंगे, λ/4 आगे बना ले पीछे बना ले, दूसरी वेव बनाएंगे, फिर रिजल्टेंट बनाएंगे। रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे वो कल। ठीक है, क्लियर यहां तक। इसके आगे का भाग सकते हो जी बेटा।